कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी व्याकरण पार्ट 1 पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। प्रत्येक भाषा के 3 अनिवार्य अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। व्याकरण में इन्हीं तीनों अंगों पर विचार किया जाता है। नंबर 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 वाक्य विचार। अब इन तीनों के बारे में जानकारी कर लें। वर्ण विचार भाषा के वर्णों अथवा अक्षरों के रूप, उच्चारण तथा एक दूसरे से संयुक्त करने के नियम वर्ण विचार में होते हैं। दूसरा है शब्द विचार। शब्दों की बनावट, उनका रूप, भेद और प्रयोग के नियम शब्द विचार में होते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य की रचना होती है। तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के प्रकार, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य रूपांतरण, विराम चिन्ह आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो इन 3 मुख्य बिंदुओं पर व्याकरण का कार्य निर्भर है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ध्वनि से वर्ण और वर्ण से शब्द रचना होती है और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से हमारी भाषा बनती है और हम अपने विचारों को लिखकर या कहकर या सुनकर प्रकट करते हैं। इस प्रकार व्याकरण का हमारे लिखने बोलने में, सुव्यवस्थित रूप करने में बहुत महत्व है। भारतीय भाषाएं। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं निम्नलिखित हैं: हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, सिंधी, मराठी, संथाली, उर्दू और गुजराती। इन्हीं 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। चौदह सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसलिए हम 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतीय 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। इन भाषाओं के नाम आप लिखेंगे और इन्हें कंठस्थ कर लें। भारतीय भाषाएं एक बार फिर से सुन सकते हैं: हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, नेपाली। नेपाली भाषा भारत की भाषा है। उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, मराठी आदि। प्रश्न नंबर 1 है पाठ 1 का। ये भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण पाठ का नाम है। इसमें शुद्ध और अशुद्ध कथनों को लिखना है और सामने टिक लगाना है। व्याकरण के 4 भाग होते हैं, ये गलत। बोली में साहित्य रचा जा सकता है, ये अशुद्ध है। साहित्य भाषा में रचा जाता है। मौखिक भाषा अस्थायी होती है, सही बात है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। इस प्रकार से
प्रश्नोत्तरों को लिखकर उनके सामने सही गलत के चिन्ह लगाएंगे। और उन्हें अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इन्हें कंठस्थ करेंगे। हिंदी भारत की ही नहीं, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। भारत के अधिकांश लोग इसी के माध्यम से अपने समस्त कार्य करते हैं। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदी समझी बोली जाती है। इसीलिए भारत में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है। इसे राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जनरल नॉलेज के लिए। हम सब हिंदी भाषी हैं और हमें अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्व भी होना चाहिए। कोई भी देश अपनी मूल भाषा से ही उन्नति करता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा की परिभाषा आप याद कर लें। विचारों के आदान प्रदान के साधन या माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने मनोगत भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर, सुनकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं। प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? प्रश्न खा 3 खा क्रमांक है। भाषा के कितने रूप होते हैं और प्रत्येक के 2-2 उदाहरण भी लिखने हैं। तो भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक ओरल और लिखित रिटिन, 2 रूप होते हैं भाषा के। भाषा बोलकर कहकर आप बता रहे हैं कोई बात, या उसी बात को आप लिखकर प्रकट कर सकते हैं सेम। तो ये 2 रूप होते हैं भाषा के। मौखिक भाषा जैसे उदाहरण के लिए बातचीत या भाषण या संवाद हो सकते हैं। और दूसरा है भाषा का लिखित रूप। लिखित रूप में आपको जैसे निबंध लेखन, कविता लेखन, कोई साहित्य रचना, कहानी लेखन, इस प्रकार पत्र लेखन, ये सब आपकी लिखित भाषा है। तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। और लिखित भाषा में लेखन में निबंध, पत्र आदि। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित राज्यों के नाम दिए गए हैं और इनमें बोली जाने वाली भाषाओं के नाम आपको बताने हैं। कर्नाटक भाषा कन्नड़ है। केरल की भाषा मलयालम। तमिलनाडु में तमिल भाषा मुख्य भाषा है। असम की असमिया। गोवा में कोंकणी। पंजाब में पंजाबी। राजस्थान में मुख्य भाषा राजस्थानी। बंगाल में बंगाली। उड़ीसा में उड़िया। उत्तर प्रदेश में मुख्य भाषा हिंदी है। इस प्रकार से आपको सभी राज्यों की भाषाओं और उनके बोले जाने वाले क्षेत्र की जानकारी इस पाठ में कराई गई है। इन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को याद करेंगे, समझेंगे और ठीक से अध्ययन करेंगे। पुनः एक बार अवलोकन कर लें। कर्नाटक की भाषा कन्नड़। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। केरल तिरुवनंतपुरम, इसकी भाषा है मलयालम। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई और भाषा तमिल। असम राजधानी दिसपुर, भाषा असमिया। गोवा राजधानी पणजी, भाषा कोंकणी। पंजाब राजधानी चंडीगढ़, मुख्य भाषा पंजाबी। राजधानी जयपुर, मुख्य भाषा राजस्थानी। बंगाल राजधानी कोलकाता, भाषा बंगाली। उड़ीसा की मुख्य राजधानी भुवनेश्वर और मुख्य भाषा उड़िया।
उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मुख्य भाषा हिंदी। उत्तर प्रदेश में हिंदी के अलावा बहुत बड़ा राज्य है। हिंदी के अलावा यहाँ उर्दू और पंजाबी मुख्य रूप से बोली जाती है। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, आप एक एक उत्तर देते जाएं। बातचीत भाषा का रूप है, लिखित मौखिक, तो बातचीत कर रहे हैं, लिख तो रहे नहीं है, तो मौखिक रूप है। उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है? उड़िया उड़ीसा में। तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली। किसी क्षेत्र विशेष की जो बोलचाल की भाषा होती है उसे बोली कहा जाता है, बोलने की भाषा। ये लिखने में नहीं आती है प्रयोग, लेकिन बोली जाती है। उर्दू की लिपि क्या है? उर्दू की लिपि फारसी। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनी थी कौन? हिंदी। हिंदी भाषा बनी थी। ज्ञान का संचित कोश क्या है? साहित्य व्याकरण है। इसमें आप उचित उत्तर लिख देंगे। सूरदास किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के या अवधी भाषा के? तो सूरदास कृष्ण भक्त थे और ब्रज भाषा के कवि थे। अवधी भाषा के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी थे। उन्होंने श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की, जो विश्व को ज्ञान और सन्मार्ग की आज भी शिक्षा दे रहा है। यहाँ एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इन 2 कवियों की ट्रिक याद कर लें। सूर्य के श्याम, तुलसी के राम, अर्थात सूरदास जी श्याम अर्थात कृष्ण भक्त थे और गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम भक्त थे। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियों के नाम लिखने हैं। हिंदी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी संस्कृत दोनों की लिपि एक ही है। इसके अलावा मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि भी देवनागरी लिपि है। पंजाबी, पंजाबी लिपि गुरमुखी। भाषा उर्दू, इसकी लिपि फारसी है। और अंग्रेजी भाषा जो विदेशी भाषा है, इसकी लिपि रोमन लिपि है। इस प्रकार से इन भाषाओं के अलावा और भी अन्य भाषाओं और उनकी लिपियों को आप अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। किसी भाषा को लिखने के लिए जो शैली प्रयोग करते हैं, जो शिल्प प्रयोग करते हैं, जो डिज़ाइन प्रयोग करते हैं, ये हमारी लिपि होती है। जैसे आप अंग्रेजी लिख रहे हैं तो आप जो भी लेटर्स बनाते हैं ABCD वाले, चाहे भले ही कैपिटल, स्मॉल या कर्सिव राइटिंग में लिखें, तो ये जो आपका जो चिन्ह है और जो अक्षरों की डिज़ाइन है, ये आपकी रोमन लिपि कहलाएगी। और हिंदी की जो मात्राएं आदि अक्षर बनावट है ये, और इसमें विसर्ग हलंत आदि भी होते हैं, तो ये जो आपकी लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। इसी तरह पंजाबी की गुरमुखी लिपि है और उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा की फारसी लिपि है। इस प्रकार से आप इन भाषाओं और उनकी लिपियों को समझें और उनके लिखी हुई भाषा को भी आप कहीं से कटिंग लाकर लिखकर आप अपनी एक्टिविटी में संलग्न कर सकते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर होता है बताइए। मौखिक भाषा का जो अनौपचारिक रूप है, जो स्थायी नहीं होता, जैसे बातचीत करना, भाषण देना और संवाद आदि, इस प्रकार से ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। और लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा रिटन, जो लिखित भाषा का रूप है, भाषा के लिखित रूप में अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ये औपचारिक तथा स्थायी रूप होता है। तो भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की माने गए हैं भेद, मौखिक और लिखित। एक सांकेतिक भी प्रयोग होता है
यानी हम मौखिक भाषा को कहकर बोलते समय कुछ संकेतों का प्रयोग करके बिना बोले मूक भाषा जो है, बिना बोले संकेतों का भी चिन्हों के द्वारा और संकेतों के द्वारा हाव भाव से अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन हम व्याकरण में मुख्य मौखिक भाषा के और लिखित भाषा के ये दो रूपों को ही मानते हैं। इस प्रकार से आप भाषा का स्वरूप समझ गए होंगे। हमारी जो भाषा है क्या है, जो हमारे विचारों को, हमारी अभिव्यक्ति को, हमारे मनोगत भावों को हम आदान प्रदान करने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और भाषा लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। भाषा को सीखने के लिए हमें कुछ ज्ञान और सद्ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, उसको सीखना पड़ता है। व्याकरण के नियमों की जानकारी आवश्यक होती है। तो उपयोगी आपके लिए होगा ये वीडियो। धन्यवाद।